मैं इस सेशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि हम और हमारे जितने भी मेहमान यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि हरियाणा की जब बात होती है तो सभी कहते हैं कि आखिर हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है। और मुझे लगता है कि जैस्मिन और योगेश्वर, आपसे बार बार अलग अलग मंचों से ये सवाल पूछा गया होगा कि आखिर ओलंपिक तक पहुँचते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बात अगर होती है तो वो क्रिकेट की होती है, लेकिन हरियाणा की धरती ने ये दिखाया है कि बाकी खेल भी किसी से कम नहीं है। और इसी के साथ अपने जो है सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। और क्योंकि एक प्लेयर के तौर पर एज ए सीनियर योगेश्वर हैं, तो मैं उन्हीं से सवाल का जो है सिलसिले की शुरुआत करूंगा। आखिर कैसे हरियाणा के अंदर जो प्लेयर्स के अंदर जो वो जोश नजर आता है, उसकी क्या वजह आपको लगती है? एज ए प्लेयर आपने तो ऊंचाइयां छुई, ओलंपिक में भारत का नाम जो है वो रोशन किया, आखिर हरियाणा की धरती में, हरियाणा की माटी में ऐसा क्या है? सभी को राम राम। और पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ अमर उजाला को कि आज पूरे दिन के सेशन में जो संवाद है उसमें आपने खेलों का विषय रखा है, और उसमें मेरे को और हमारी छोटी बहन जो बॉक्सिंग से हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनको बुलाया। और बात जब हरियाणा की आती है तो सबसे पहले जो हमारे ग्रामीण अंचली खेल है, कुश्ती है, कबड्डी है, बॉक्सिंग है, हॉकी है, इन्हीं की आती है। और हरियाणा की मिट्टी में किसी भी आप फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जाइए, एक जुनून हरियाणा के लोगों में, वो जुनून मिलता है, वो सोच, एक कुछ पाने जज्बा मिलता है हमारी संस्कृति से। जो चीज़ें हमें पुरखों से मिली हैं, जो संघर्ष मिला है, वो चाहे खेल में हो, चाहे किसानी में हो, चाहे समाज सेवा में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे आर्मी में हमारे जवान जाते हैं, और जो आगे बढ़ने का जज्बा और कुछ पाने का जज्बा है, वो हमें ये कहूँगा कि विरासत में हमें मिला है। अपने बड़ों का संघर्ष देख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और खेलों की बात आती है तो ओलंपिक में अगर बात आती है, हम 6 मेडल इस ओलंपिक में जीते, तो 3 ओलंपिक मेडल हमारे हरियाणा से थे। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, एशियन गेम्स की बात हो, तो आधे में हरियाणा रहता है। और जो खिलाड़ी हैं और उनके परिवार वाले हैं, उनके जो कोचिज हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। सरकार तो उसमें अपना सहयोग करती है, खेल नीति जो बनाई है, और जो अवार्ड देती है, रिवार्ड देती है, वो एक खिलाड़ियों को और आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। पर मैं ये कहूँगा कि हरियाणा की जो मिट्टी में जो संघर्ष है, जो जोश है, जो जुनून है, उससे हमें मेडल मिलते हैं। बिल्कुल। और हरियाणा में कहा जाता है, आपने एक फिल्म का डायलॉग में भी सुना होगा कि हमारी छोरियां चोरों तक कम है कि, तो जैस्मिन आपने तो वो कर भी दिखाया है। और मुक्को से जो आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में तमाम अपने ओपोनेंट्स को जो हार का जो स्वाद है वो चखाया और देश को झूमने के लिए मजबूर कर दिया, उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और जैस्मिन, ये जो जोश है जिसका योगी भाई जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी मिट्टी में वो जोश है। अब तो हमारी छोरी भी पूरी तैयार होगी, उसमें अगर दिख रही पूरी हरियाणा की और पूरी दुनिया में छा रही है पूरी। कैसा आया वो जोश कि हाँ भाई लड़ेंगे हम भी इसमें? बिल्कुल सर, जैसे अभी लड़कियां हैं वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं, सिर्फ बॉक्सिंग नहीं, बहुत से गेम हैं अपने, चाहे वो बैडमिंटन हो, रेसलिंग हो, कबड्डी की टीम हो, तो काफ़ी लड़कियां अच्छा कर रही हैं। ये हो रहा है बिकॉज क्योंकि जो हमें एक सपोर्ट मिल रहा है, एक फैमिली से, एक समाज से, क्योंकि हरियाणा एक खेलों का मंच ऐसा तैयार किया है हमारे सीनियर एथलीट्स ने, और हमें वो एक पहचान दिखाई है कि हाँ हरियाणा खेलों में कितना अच्छा है। तो जो उन्होंने अपने मतलब इंडिया का जो एक छाप छोड़ी है खेलों में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है कि हाँ हम उन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं हमें भी गेम करना है। और साथ में फैमिली समझ रही है कि नहीं, लड़कियां सिर्फ घर के लिए नहीं है, लड़कियों को भी गेम करना चाहिए, अपने सपने बनाने चाहिए। तो बिल्कुल सर, और काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ जब हम बाहर निकलते हैं और अपने हरियाणा को, अपनी संस्कृति को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिल्कुल सर। नहीं, आपके घर में तो हमने देख लिया कि जैस्मिन आज जिस तरीके से पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रही हैं, वहाँ पर माता पिता का किस तरीके का सहयोग रहा है, परिवार का किस तरीके से सहयोग रहा है, आपके जो चाचा हैं वो आपके एज ए कोच भी, उन्होंने आपकी काफ़ी हद तक जो है मदद की है। लेकिन जब आप इस तरीके से मंचों पर दिखती हैं, इतने बड़े बड़े चैंपियनशिप में अपना नाम रोशन करती हैं, अपने इर्द गिर्द उसका असर देखती हैं आपकी? वो जो लड़कियां आपसे मिलने आती होंगी, अब तो मुलाकातें भी होती होंगी, टिप्स लेने आती होंगी, वो क्या कहती हैं कि नहीं हमारे माँ बाप भी अब कहते हैं हाँ बेटी चल आगे बढ़?
बिल्कुल सर, मतलब जो यूथ लड़कियां होती हैं जो भी, तो वो मतलब हमें देख के ही सीख रही, तो हमारा भी काम ही रहता है कि हाँ हम अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सके। अगर हमारी तरफ से 10 लड़की, हमारी वजह से अगर 10 लड़कियां और अच्छा करने पे चल रही हैं, तो हम बिल्कुल अपनी तरफ से इतना अच्छा करें कि हमारी वजह से जो और जनरेशन है वो भी मोटिवेशन हो, इंस्पिरेशन ले। और सर काफ़ी अच्छा लगता है कि जब मतलब बच्चे हमारे आसपास से फिर हमसे मतलब पूछते हैं और नॉलेज लेते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हमें जितना पता है हम उतनी नॉलेज उनको दे पाएँ। और आगे भी यही प्रयास रहेगा सर मेरा, और कि जितना अच्छा मैं अपनी तरफ से कर पाऊँ देश के लिए और मतलब जो यूथ की जनरेशन है उसके लिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। योगेश भाई, क्योंकि कुश्ती के अंदर पूरी दुनिया में जो भारत ने धाक जमाई अपनी, उसमें जो चेहरे सबसे प्रमुख हैं उनमें से एक आप हैं। और जिस तरीके से, जिस पृष्ठभूमि से आप उठकर इन ऊंचाइयों तक पहुंचे, एक बहुत बड़ी चैलेंज है। आपने वो प्रैक्टिकल जिए हैं कि कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। वो जो प्रैक्टिकल, वो जो बच्चा है जो कोशिश करना चाहता है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में क्या है? हालांकि बहुत चीज़ें बदली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, तमाम जो पहले सुविधाएं थी उनमें बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। अभी भी आपको लगता है कि हाँ, हमें अगर इंटरनेशनल लेवल पर compete करना है तो ये हमें एक रास्ता उनके लिए करना होगा? देखिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आपने मेरी बात की, जब मैंने कुश्ती स्टार्ट की 88-89 में मैंने कुश्ती स्टार्ट की, मेरी उम्र 7 साल थी। उस टाइम पे आप गर्मियों की बात करो, सर्दियों की करो या बरसात की करो, तो हर मौसम में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमारे पास वो शूज नहीं होते थे, गांव में अखाड़ा था, रेसलिंग मैट नहीं होता था, वो किट नहीं होती थी सर्दियों में पहनने के लिए। पर उस टाइम को देखोगे, आज के टाइम में देखोगे तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। पर मेरा मानना है कि ग्रास रूट पे आज भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है, और ये हमेशा रहेगी है। हम जितना, अगर हम खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे बात किसी भी स्पोर्ट्स की हो, तो उसमें सुधार हमें करता रहना चाहिए। हम अगर चाहते हैं कि 2036 ओलंपिक हिंदुस्तान में जब हों और हम खेलों में विश्व शक्ति बन के उभरें, तो उसमें हर खेल के ऊपर में बड़ा फोकस करना होगा, ग्रास रूट पे फोकस करना होगा। खिलाड़ी जितने भी आते हैं, आप सभी खिलाड़ियों का इतिहास उठा के देखिए, सभी ग्रामीण अंचल से आते हैं और सब लगभग मध्यम वर्गीय परिवार से खिलाड़ी आते हैं। तो ग्रास रूट पे जब हम बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, उनको लेंगे, उनके लिए मेहनत करेंगे, कि उनका एक रोड मैप तैयार करेंगे। जो बच्चा आज 10 साल का है, तो वो 2036 में, 2032-36 में कैसे हमें ओलंपिक में मेडल दिला सकता है, वो चीज़ें हमें सोचनी है। और खेल का अलग अलग कैटेगरी बनानी होगी, क्योंकि जो ग्रामीण खेल हैं उनका अलग तरीका है। कुश्ती है, कबड्डी है, बॉक्सिंग है, जो मिट्टी के खेल हैं, जो कुछ खेल है जैसे बैडमिंटन है, टेनिस है, और खेल हैं, वो अलग तरीके के खेल हैं। तो उनको अलग अलग कैटेगरी में रख के हम आगे बढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और हमारे खिलाड़ियों में जज्बा है, जोश है, और कुछ करने का जुनून हमेशा रहता है। मेहनत के मामले में, प्रैक्टिस के मामले में, हार्डवर्क के मामले में हमसे ज़्यादा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। और खेलों में तभी हम आगे बढ़ेंगे जब सबको एक साथ आगे आके काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा, तभी हमारे खेल एक विश्व स्तर पे अपनी पहचान बना पाएंगे। एक जो कमी लगती है कहीं ना कहीं, एक जो माइंड सेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जैसे हमने जिक्र किया, तब भी हम इतनी कोशिशों के बाद हम अपना जो पहले से हमने सुधार किया है, हमारे यहाँ मेडल्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो माँ बाप की सोच पढ़ाई को लेकर है, वो स्पोर्ट्स को लेकर लगता है कि अभी उस तरीके से हम बिल्डअप नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप को ये रहता है, अरे खेलेगा तो क्या होगा, वही खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। वो वाली सोच से अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं, उससे निकलने में थोड़ा वक्त लग रहा है। नहीं, उससे निकल चुके हैं बिल्कुल। अब बात लड़कियां हूँ, हमारे सामने ही छोटी बहन नहीं बिल्कुल जैस्मिन बैठी है, तो एक तो वो चीजें दूर हो चुकी हैं कि भाई लड़कियां गेम करना, लड़कियां नहीं करना। अब लड़के भी गेम करते हैं और लड़कियां भी गेम करती हैं। और माता पिता, आज मेरा जहाँ तक मैं संबंध रखता हूँ, तो सब हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा कोई ना कोई खेल जरूर खेले, और उसका हमें रिजल्ट भी मिलता है। अगर बच्चा खेल में कामयाब नहीं होता, पर उसका माइंड सेट इतना मजबूत होता है कि जिंदगी में कभी वो निराश नहीं होता, वो आगे बढ़ता रहता है। तो बच्चों के माता पिता का भी एक माइंड सेट बदला है, कुछ से थोड़ा बहुत रहा तो धीरे धीरे वो बदल जाएगा। पर अब आज के माता पिता भी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा खेल में आगे बढ़े, और वो खुद अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को अखाड़े में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में लेके जाते हैं, उनके पूरा ध्यान देते हैं, फोकस देते हैं। जब हमने कुश्ती स्टार्ट की तो हम अपने आप ही करते थे, गरीब परिवार वाले की मदद पूरी थी, पर कभी हमारे साथ अखाड़े में नहीं जाते थे मेरे पिताजी।
आज तो बच्चों के माता पिता अखाड़े में जाते हैं, उनको पूरा टाइम देते हैं। एक बच्चा कोई अगर लड़का या लड़की अखाड़े में अच्छा कर रहा है तो उसके ऊपर एक घर का कोई ना कोई आदमी जरूर होगा। बिल्कुल, यानी उसमें बदलाव जो आ रहा है और इसका पॉजिटिव साइन भी है जो हमें अपनी जो मेडल टैली है उसमें जो है वो नजर भी आता है जिसमें। लेकिन ये जब हरियाणा की बात होती है, हमने मिट्टी का भी जिक्र किया, लेकिन हरियाणा की बेटियां जो हैं वो इतने मुश्किल खेल कैसे चुन लेती हैं? कुश्ती में नजर आती हैं और जो है मुक्केबाजी में नजर आती हैं। इसके पीछे क्या वजह थी, क्या थॉट प्रोसेस था? हालांकि मैं जानता हूं आपका जो पृष्ठभूमि रही है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उससे आप पूरी तरीके से जो है उससे निकल कर आई हैं। लेकिन बाकी भी मैं अगर देखता हूं तो उसमें जब मेडल्स आते हैं तो चाहे कुश्ती की बात हो चाहे मुक्केबाजी की बात हो, और मुक्केबाजी ही क्यों चुना? ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे दादा जो हैं मुक्केबाज थे तो मैं भी मुक्केबाज ही बनूं, ऐसा तो कोई रीज़न नहीं था। इसके पीछे क्या वजह थी? सर मेरा तो बेसिकली ये था कि जैसे मैंने अपने घर में ही देखा है, भिवानी बॉक्सिंग का हब बोला जाता है, तो हमारे आसपास से सभी खेलते थे और मैंने खुद अपने घर में देखा है मेरे दोनों चाचा जी को खेलते हुए इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो हम उनकी फाइट्स वगैरह देखते थे और वो सब घर में मेडल देखते थे और वो इक्विपमेंट्स रहते हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स, वो सब। तो जब वो सब हम चीज़ें देख रहे हैं तो अपने आप ही होता है कि नहीं हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। तो मैंने वहाँ से इंस्पिरेशन ली उस चीज़ के लिए। और मतलब हरियाणा सिर्फ लड़की लड़कियां नहीं, मतलब हरियाणा के मतलब जो इंसान, उनमें एक अलग तरह से जोश रहता है, एक वो रहता है कि नहीं भाई करना है तो करना है। तो शायद मतलब वही जो हमें मिली है, जो ये चीज़ें हमें पहले से ही, तो उसकी वजह से हम और खेलों में मतलब ऐसे गेम चुन पा रहे हैं, चाहे वो रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, जो मतलब बिल्कुल जिसमें मुकाबला ऐसे रहता है कि आर या पार। तो ये सर कुछ चैलेंज होता है जब आप इतना टफ गेम बीइंग अ गर्ल चूज करते हैं, तो कुछ चुनौती आती है उसके सामने? एक बॉक्सर अगर जब आप इस तरीके का गेम चुन रहे हैं, क्योंकि जाहिर है आपको देखकर आपको बहुत लोग या बहुत बच्चियां जो है अपना आइडल इस वक्त मान रही होंगी और वो आगे आने वाले ओलंपिक्स को लेकर भी उसे टारगेट उन्होंने शुरू कर दिया होगा, तो क्या चैलेंज आता है सबसे पहले? सर मतलब कुछ भी हम करते हैं तो उसमें सर स्ट्रगल रहता है हर किसी का अपने अपने लेवल पे एक तरह का। तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रह जाती हैं या फिर कुछ स्पोर्ट का रह जाता है, या फिर मान लो कि हमें अच्छे पार्टनर नहीं मिल रहे एज ए मतलब लड़कियों के लिए, तो वो सब रहता है। लेकिन सर साथ में जब सपने बड़े हों और साथ में एक सपोर्ट पीछे से हमें मिल रहा हो तो बस वो सारी चीज़ें कवर होती चली जाती हैं। फिर मतलब यही है कि स्ट्रगल हर किसी का अपने अपने लेवल पे रहेगा सर, बट जहाँ सपनों की बात आती है तो वो सब चीज़ें जो है वो बस ट्रेनिंग रहती है वहाँ पे आगे कि नहीं बस करते जाओ करते जाओ। बिल्कुल, यानी ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर किसी को स्ट्रगल करना है और स्ट्रगल से ही जो है वो खिलाड़ी बनते हैं और वाकई वो जो मजबूती है फिर इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिलती है हमारे तमाम खिलाड़ियों की। अब योगेश्वर जी, जब आपने 2012 के अंदर जब मेडल आया, वो जो इतना बड़ा मोमेंट था, वो कैसे आपने, आजकल तो एक टर्म चलता है मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्टेशन किया था या इसके पीछे पूरा प्लान था? क्या आपने सोचा था जब ये पूरी जर्नी शुरू हुई थी? देखिए 2012 लंदन ओलंपिक मेरा तीसरा ओलंपिक था। 2004 ओलंपिक और 2008 ओलंपिक से मैं बिना पदक के वापस आया था जी। अंदर एक टीस थी, एक आग थी कि मेडल जीतना है। और 96 में जब लिंडर पेस का ब्रॉन्ज मेडल आया तभी से एक मन में था कि ओलंपिक मेडल जीतना है। उसके बाद बड़ा लंबा सफर तय किया। 2 ओलंपिक बिना मेडल के आना काफ़ी कष्टदायक होता है, और जब आप इस चीज़ को चाहते हो वो नज़दीक से आपको ना मिले तो उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है। 2012 ओलंपिक में जब मेडल जीता तो ये था कि एक सपना पूरा। उससे पहले मेरे ऑपरेशन भी हुए। एक जो बचपन में आप सपना देखते हो ना, उसको जब आप पूरा करने के लिए लगते हो तो नींद, वो बोलते हैं ना, नींद सुख चैन सब छिन जाता है। एक सपने के पीछे भागना बड़ा अजीब तरीके का होता है, और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक मेडल जीते। तो मेरा भी ये सपना था कि ओलंपिक मेडल मैं जीतूं, और 2012 में मेरा पूरा हुआ। उसमें बीच में काफ़ी रुकावटें आई, पर ज़िंदगी इसी का नाम है। और खिलाड़ी होने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता। बिल्कुल। तो उस हार की ना मानने की जिद ने मेरे को मेडल दिलाया, नहीं तो मेरे को इंजरियाँ बहुत हुई। और एक जो हमारे जो कोचेज थे, मेरे माता पिता थे, मेरे दोस्त थे, जो हमारी पूरी टीम थी जो मेरे लिए मेहनत करती थी, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं हमेशा कहता हूँ कि चेहरा, एक जो खिलाड़ी होता है, कोई भी चैंपियन बन रहा है तो उसके पीछे जो ना दिखने वाले चेहरे, हजारों चेहरे ऐसे होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते, पर काम से ज़्यादा वही करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक खिलाड़ी तो मेहनत करता ही है, लेकिन उनके जो मेंटोर होते हैं वो सबसे बड़ी जो है वो चीज़ होती है। लेकिन आपने जिन चोटों का जिक्र किया, एक खिलाड़ी के पूरे करियर में
कोई भी चोट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे उसे रिकवर होने में सबसे ज़्यादा ना सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेंथ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपने तो बहुत ज़्यादा फेस किया है उन तमाम चीज़ों को। ये कितना टिपिकल टास्क है किसी भी खिलाड़ी के लिए और उसे कैसे वो ओवरकम करता है? देखिए, काफ़ी मुश्किल, सबसे बुरा खिलाड़ी के लिए सबसे जो बुरा बोलोगे आप तो इंजरी होती है। एक इंजरी होती है जो अगर एंड कंपटीशन के टाइम पे लग जाए तो कंपटीशन दूर कर देती है जी। और जैसे मेरे 5 ऑपरेशन हुए दोनों पैरों के, ACL, MCL, मेनिस्कस, 5 ऑपरेशन हुए हैं। डिस्क स्लिप मेरी हुई थी, शोल्डर में आज भी मेरे को दिक्कतें रहती हैं। तो इंजरी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है। आपको नहीं पता, आप कल ओलंपिक में आपने पार्टिसिपेट करना, आज प्रैक्टिस में आपको इंजरी हो जाए, आप उस चीज़ से बाहर। एक ऑपरेशन आपका लगभग 8 से 9 महीने समय लेता है, लगभग 1 साल लगाइए कि एक अगर आपका MCL, ACL का ऑपरेशन होता है तो 1 साल आपका जाता है। तो मेरा कुश्ती का इतना लंबा कैरियर, 4 ओलंपिक में खेला हूँ, उसमें उनके बीच में मेरे 5 ऑपरेशन दोनों पैरों के हुए, बैक प्रॉब्लम मेरे को हुई। तो हर खिलाड़ी के साथ ही मैं तो यही बोलता हूँ कि खिलाड़ी का ये गहना है इंजरी, पर ये ऐसा गहना है जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। अगर आप सोने की अंगूठी पहनते हो आपको खुशी देती है, आपका एक गहना है, पर खिलाड़ी का ये ऐसा गहना है जो उसको बड़ा परेशान करता है और ये उसको साथ लेकर चलता है। तो खिलाड़ी सभी, ये आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि इंजरी से, जैसे मैदान पर लड़ते हैं तो इंजरी से भी हमें लड़ना है और इसको लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो तो आप मान के चलिए इंजरी आपको 100% होगी, पर आपको अपना मनोबल डाउन नहीं करना। आपको एक अच्छे आत्मविश्वास के साथ, मजबूत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है और इंजरी से निकल के आपको देश के लिए मेडल जीतना है। और जब आपको देश के लिए मेडल जीतने का आपके अंदर जज्बा होगा, जोश होगा, तो आप मेडल जरूर जीतोगे। कोई भी परेशानी, कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती, आप जरूर कामयाब होगे। आपको परेशान किया जसमिन इस तरीके से जो इंजरीज हुई हैं, सबसे मुश्किल सिचुएशन कब आई है? सिर्फ भगवान के दया से अभी तक तो इतना हुआ नहीं सर वैसे इंजरी का। लेकिन सर हम देखते हैं हमारे आसपास के बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, फिर मतलब जब मेन टाइम आता है करने का तो इंजरी हो जाती है, ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, तो उसमें वो बीच का उनका 6-7 महीने वैसे निकल जा रहे हैं। तो वो फेज मतलब हर खिलाड़ी के लिए सर काफ़ी, हमने तो देखा हुआ बता सकते हैं हम कि बहुत मुश्किल रहता है। और उस टाइम पे वो जो नेगेटिव थॉट आते हैं, ये मैं क्या हो रहा है मेरा गेम का, वो अकेले के लिए सोच के वो खुद भी परेशान रहता है उस टाइम पे। तो फिर वो तुम, और कई बार होता है, कई बताते भी नहीं कि हम ये फेस कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी करते रहते कि कोई नहीं। वही है सर, इंजरी है, वो अपना एक टाइम लेगी, 7 महीने का, 8 महीने का। अब वो आप पे डिपेंड है कि हाँ आप उसको, चलो ठीक है कोई नहीं, मैं ठीक होऊंगा, वापस मैदान में उतरूंगा। तो ये सोच किसी मैच के लिए, किसी भी इंजरी से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है कि आपने क्या टेक्निक जो है अपनाई, तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में क्या डिफरेंस आता है जब आप जो उस जंप पर जाते हैं? सर मतलब इंजरी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है सर। आप ट्रेनिंग कर रहे हो, वार्म अप कर रहे हो, कोई मसल पुल हो गई, या आप कोई इंटरनेशनल लेवल पे मैच खेल रहे हो, या आप नेशनल टीम में ही कैंप में रह के आप ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई वेट उठा रहे हो, उस टाइम पे कुछ हो गया, तो सर इंजरी का तो कभी नहीं, कहीं से भी आ सकती है। लेकिन मेन हमारा ये रहता है कि हाँ हमें अच्छा वार्म अप करना चाहिए, मतलब यही सिखाया जाता है सर हमें कि हम हमारी मसल जो है, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो उससे पहले पूरा अच्छे से वो वार्म अप हो, छोटी छोटी मसल्स का भी साथ में वार्म अप हो, तो ये थोड़ा बहुत हम बचाव कर सकते हैं जो हमारी तरफ से हम कर सकते हैं। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, क्योंकि इतना लंबा करियर आप जब सोचते हैं या इतना स्ट्रेंथ करके आप वहाँ तक पहुँचते हैं, जब वो हिस्सा आया, मेडल जब वो आया, उससे पहले क्या चल रहा था दिमाग के अंदर? क्या ब्लैंक होते हैं जब इतना बड़ा इवेंट होता है? नहीं सर, जैसे मैंने 2022 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी, वहाँ भी मैं क्वार्टर फाइनल हारी। 2023 में भी मैंने खेला, वहाँ भी मैं क्वार्टर फाइनल, मतलब मेडल से ही मैं मेडल वाले उस पड़ाव पे आगे मैं कहीं ना कहीं रुक जा रही थी। तो मेरे को था सर अंदर कि नहीं इस बार करना है, और मतलब कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, बस ये कि हर फाइट को फाइनल की तरह लेके चलना है। और सर जब जैसे जैसे होता गया तो फाइनल फाइट भी मेरी काफ़ी टफ रही थी, क्योंकि वो ओलंपिक की अभी रिसेंट की सिल्वर मेडलिस्ट थी। तो उसके साथ भी मेरे को ये नहीं था कि, मतलब सबको रहता है कि एक प्रेशर रहता है, लेकिन मेरे लिए ये था कि नहीं, प्रेशर नहीं लेना है, वो भी खिलाड़ी है और मैं भी हूँ, मेडल ठीक है जो भी हो, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट देना है, रिजल्ट चाहे जो भी आए। तो फिर सर वो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा और मैं अपना गेम खेल पाई, मतलब बिना प्रेशर लिए, तो इसलिए फिर वो फेवर में आई फाइट। और फिर काफ़ी अच्छा लगता है सर जब हम इंडिया के लिए इतना कुछ करते हैं
और साथ ही में जो पिछले जो 3-4 साल से जो मेरे इंटरनेशनल लेवल पर जो अचीवमेंट थी वो रुकी हुई थी कहीं ना कहीं, मतलब बिल्कुल। और वो अंदर रहता है सर, मतलब कि हम नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, मतलब इतना सब होने के बाद भी फिर जब वो एक मोड़ आया कि हाँ अभी अच्छा हुआ है, तो वो सर वो मतलब उस टाइम पे तो इतनी खुशी थी कि अभी हम बता भी नहीं सकते वो फीलिंग क्या रही होगी। और सर यही है कि बिल्कुल जो पीछे जो सपोर्ट रहता है ना, फिर उस टाइम पे वो सब लोग याद आते हैं कि इनकी वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं। तो नहीं, जब आपके शब्द कम पड़ जाते हैं और हमारे गूज बम्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिर वो फीलिंग किस तरीके के खिलाड़ी के लिए रही होगी। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो हर एक शख्स है वो उस जीत को वो आपके चेहरे के जरिए महसूस करता है, क्योंकि हम लगातार हमारे जो बच्चे हैं वो मिट्टी के अखाड़े से शुरुआत करते हैं और भारत के जो बच्चे हैं वो तो मिट्टी में ही खेलते कूदते और उसके बाद जो बढ़ते हैं। ये जो अखाड़ा है अपना, जो देसी अखाड़ा है, और जो इंटरनेशनल के ऊपर जब हम लोग कुश्ती करते हैं उसमें उनको उसका फ़ायदा होता है या क्या उसमें बदलाव होता है, क्या उसमें जो है चेंजेस होते हैं? देखिए, मिट्टी की कुश्ती और मैट की कुश्ती में बड़ा फ़र्क है, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। और अगर हमें ओलंपिक मेडल जीतना है तो हमें मैट पे ही कुश्ती करनी है। पर हमें ये है कि मिट्टी और मैट में जब दोनों जगह बच्चा पहलवान ट्रेनिंग करता है तो उसका बेनिफिट मिलता है। मिट्टी में हमें ताकत है, हमारी ताकत ज़्यादा लगती है जब हम जोर करते हैं, तो मतलब रेसलिंग ट्रेनिंग करते हैं तो उसको हमारे हरियाणवी भाषा में जोर बोलते हैं। जब जोर आजमाइश करते हैं तो उसमें ताकत ज़्यादा लगती है मिट्टी कुश्ती में। और ये मिट्टी का खेल है, और वैसे भी कोई भी खेल हो, मिट्टी से मेडल तक जी, कोई भी हो, ये जैस्मीन है, कोई भी खिलाड़ी हो तो गांव से निकला मिट्टी में खेल के वो आगे मेडल तक बढ़ा है। तो ओलंपिक मेडल लेने के लिए आपको मैट की पे ट्रेनिंग करनी बड़ी ज़रूरी है, पर बिना मिट्टी में प्रैक्टिस किए आपको मजबूती, आपको अपने मिट्टी से, अपने देश से प्यार नहीं हो सकता। तो अच्छी बात है कि हम ऐसे खेल से जुड़े हैं जो मिट्टी का खेल है और मिट्टी पे स्टार्ट होता है और मिट्टी पे लास्ट में जाके ख़त्म होता है। तो जो पहलवान कुश्ती करते हैं तो वो आज हिंदुस्तान के तकरीबन पहलवान हैं मिट्टी में ट्रेनिंग जरूर करते हैं, क्योंकि हमारे पूरे देश में मिट्टी के दंगली बहुत ज़्यादा आते हैं, जिससे जो पहलवान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना पाते। तो वो यहाँ पे मिट्टी में कुश्ती लड़के अपना जो खर्चा उनका महीने का जो निकलता है खर्चा, तो उसकी जो डाइट का है तो वो मैट के दंगलों से वो सॉरी अगर जो मिट्टी के दंगलों से वो अपना खर्चा निकालते हैं। अच्छा, कुश्ती के अंदर क्योंकि हम जब अपने पिताजी से, बाप दादा से जो है वो सुनते हैं कि ये लंबे चौड़े पहलवान होते थे और हरियाणा की तो अंदर दूध दही का खाना, उसका नाम हरियाणा, तो जो पहलवानी के अंदर वो ताकत इंपॉर्टेंट होती है नेशनल स्टेज में जाकर, या फिर जैसा मैंने जस्मिन से पूछा वो टेक्निक इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो जो फुर्ती दिखती है सेकंड्स का काम होता है? जितने भी कॉन्टेस्ट स्पोर्ट्स के लिए माइंड सेट बड़ा मजबूत चाहिए। मुझे दिमाग का खेल है सारा, ये ताकत के साथ साथ दिमाग की जरूरत है। वो और खासकर कुश्ती में देखते हो कि सेकंड के 100वें हिस्से में हमें अपना डिसीजन लेना पड़ता है, टेक्निक अप्लाई करनी होती है, अगर वो ना लगे तो डिफेंस भी करना होता है। तो ताकत के साथ साथ टेक्निक भी बड़ी ज़रूरी है और ये सारा माइंड का खेल है सारा। डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती होगी फिर उसमें? वेट कैटेगरी है, अलग अलग वेट कैटेगरी है, तो हमें अपनी वेट का अगर ध्यान रखना, डाइट का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं पहले 55 में खेलता था, फिर मैं 60 kg में खेला, फिर 65 में खेला, 4 ओलंपिक में 3 अलग अलग वेट में खेला हूँ, तो अपने डाइट का ध्यान तो रखना पड़ता है। नहीं, आप रील्स वगैरह तो आप भी देखते होंगे, कभी कभार उंगली जो है आपकी भी चली जाती होगी। ये जो आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंट वाली जो बात चलती है, दूध मत पीजिए, ये मत खाइए, डाइट जो इंपॉर्टेंट होती है, एक प्लेयर की डाइट मैं समझता हूँ, प्लेयर की डाइट पूरी एंटायर डिफरेंट होती है। उसके लिहाज से एक प्लेयर में और एक नॉर्मल जो आदमी है उसके बीच में ये दूध वाला फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं पहलवान हो तो मैं अगर किसी और गेम की बात नहीं करता, पहलवानों के लिए दूध और घी बड़ा जरूरी है। कोई मना करे हमें ये दूध बिल्कुल नहीं छोड़ना, हमारी जो बड़े बुजुर्गों ने जो चीज़ें खाई हैं, जो हमें विरासत में मिली हैं, उस चीज़ को छोड़ के हम किसी दूसरी पे जाएंगे तो हमें इतना फायदा नहीं होगा। तो बचपन से हमें वो चीज़ें मिली हैं, दूध और घी, और ये नुकसान भी नहीं करते, फायदे ही करते हैं। आजकल तो डॉक्टर भी मना नहीं करते कि अगर आप उनको बोलोगे कि हमारे पास गाय का घी आपको चाहिए, वो एकदम बोल दे कि हाँ मेरे को चाहिए, मेरे को घी दीजिए, वैसे मना करेगा। तो घी और दूध आप खूब खाइए, पर मेहनत करिए, बिना मेहनत, क्योंकि ये ताकतवर चीज़ें बिना मेहनत हजम नहीं होंगी। और दूध घी तो हमारा देसी खाना है और इसमें ताकत है, तो अच्छा मानता हूँ मैं इसको। जी, जिसमें आपकी डाइट में घी दूध शामिल है नहीं है? बिल्कुल है सर। कितना इंपॉर्टेंट है एक डाइट एज ए प्लेयर, आप जब आप बॉक्सिंग जैसे टफ गेम को जो है वो चुनती हैं, और आप किस रूल को फॉलो करती हैं उसके लिए, जिससे कि आप compete कर सकें इंटरनेशनल लेवल को लेकर, और जो तमाम आपके पीछे जो सक्सेसर्स हैं या प्रेसिडेंट्स जो भी हैं, जो खिलाड़ी बाकी आपसे प्रेरणा लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? डाइट कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी खिलाड़ी के लिए, उस पर कितना फोकस होना चाहिए?
सर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मान लो अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसकी रिकवरी किस चीज़ से होगी सर? या तो प्रॉपर रेस्ट और दूसरा है डाइट, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो हम अगली ट्रेनिंग के लिए तैयार रहेंगे। तो सर बिल्कुल, और हरियाणा का तो खान पान ही ऐसा है सर, दूध घी दही, और ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। मैं भी खुद, हम स्टार्टिंग से ही हमारी फैमिली पूरा ऐसे रहते हैं, जैसे हमारे घर में अभी आज भी भैंस है और मैं आज भी मतलब घर का दूध घी दही हम खाते हैं, तो वो छूटता ही नहीं। और कभी हम बाहर जा रहे कैंप में जा रहे तो वो नहीं मिल पाता, तो वो हम मतलब वो मिस भी करते हैं कि भाई घर पे जाएंगे तो हाँ भी घर का देसी घी और दूध पियेंगे। तो सर बिल्कुल जो हमारी जो मतलब वो बोलते हैं ना कि ताकत जो देसी पने में है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये चाइना के जो खिलाड़ी होते हैं या जापान के खिलाड़ी होते हैं, अमेरिका, ये जो बॉक्सर्स होते हैं या फिर जो भी अलग अलग जो है प्लेयर्स हैं, ये सब भी खाते हैं क्या ये घी दूध? उनकी डाइट में भी सब ये होता है क्या, या अपनी हरियाणा के अंदर ही होगी भाई? देखिए, सबकी, हर देश की, हर एरिया के अपनी डाइट होते हैं। हाँ। अब वो तो क्या पता, क्या जिंदे जीव जंतु कोई पूरे खा लेते हैं, हम तो नहीं खा सकते। हाँ बिल्कुल, हमारी डाइट अलग है, उनकी डाइट अलग है। और हमारी भी, अगर आप पिताजी देखिए, हमारे दादाजी देखिए, तो बड़े लंबे तगड़े होते थे कि दूध खा गए वो इतने तगड़े होते थे। तो डाइट अब अपनी सबकी अपनी होती है, और जहाँ की जैसी मिट्टी होती है, जो तो उसकी तासीर होती है, वहाँ से वैसी ग्रोथ होती है। हम उनकी, चाइना की या किसी और कंट्री की अलग है, पर मेरा मानना है कि घी और दूध वो घर का हो। अगर आप बाहर का या थैली का वैसा लोगे तो मेरा मानना है उससे ऐसा, तो अगर ना पियो तो बढ़िया है। घर का गाय भैंस का घी दूध हो तो उससे अच्छी कोई डाइट नहीं है। यार ये दूध तो वैसे यही कहा जाता है, जो अपने हाथ का वही दूध है, बाकी तो पानी है। हरियाणा में तो यही मानते हैं। अच्छा, जिसमें ये बताइए कि जब ओलंपिक्स में वो एक उम्मीद के साथ जब आप जाते हैं और उस तरीके का जब प्रेशर किसी भी प्लेयर के ऊपर होता है, जब आप अपनी उम्मीद पर उस तरीके से खरा नहीं उतर पाते हैं, देश को तो होती ही है लेकिन एक प्लेयर को भी अपने आप से उम्मीद होती है, वो इतनी मेहनत जो है वो करता है, उस प्रेशर को हैंडल करना कितना मुश्किल है और उससे आपने कैसे जो है सिचुएशन को ओवरकम किया, कैसे आप उससे बाहर निकले और उसके बाद फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो तो बेमिसाल थी। सर जो पेरिस ओलंपिक्स रहा था वो मतलब मेरे लिए फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस था, और उस टाइम पे मैं मतलब इतनी मैच्योर, मान लो कि उतना समझ, मतलब जैसे और एथलीट्स को देख के, हाँ हम अपने सीनियर्स को देख रहे थे उस टाइम पे कम्पीट करते हुए वहाँ पे, लेकिन मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था, तो वो एक प्रेशर रहता है सर ओलंपिक नाम का ही, ओलंपिक गेम का ही, कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा, इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहते हैं यहाँ पे, तो वो प्रेशर था सर उस टाइम पे मेरे लिए एक। और फिर जब मेरी सर फर्स्ट फाइट ही हुई थी, वो भी ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट के साथ ही हुई थी वहाँ पे, तो उस टाइम पे पता नहीं कि उस फाइट में मैंने नहीं सोचा था बिल्कुल भी कि अच्छा सिल्वर मेडलिस्ट के साथ आई क्या होगा। मेरा उस टाइम पे भी यही था कि हाँ मेरे को अपना 100 देना, अच्छा करना है जी। तो लेकिन सर कहीं ना कहीं वो जो एक प्रेशर था ओलंपिक गेम का या फिर वो एंटर करने का, वो सब इतने बड़े लेवल पे, और जो उम्मीदें थी पीछे से कि हाँ मतलब इतनी सारी उम्मीदें, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, वो अलग अलग क्वेश्चंस अपने दिमाग में इतने सारे जी। तो सर उनकी वजह से वो कहीं ना कहीं छूट गया, और बाद में बहुत दुख भी होता है सर, लेकिन अब बाद में रिग्रेट करने का क्या फ़ायदा, जब 9 मिनट जब करना था तब तो हम, उससे पहले की जो हमारी प्रक्रिया थी वो कुछ और ही चीज़ों में चली हुई थी। तो फिर सर जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो मेडल है, जो प्रेशर करने का हैंडल है, तो ये मतलब स्टार्ट हो गया सर वहाँ से कि नहीं यही चीज़ में नहीं, इसी के ऊपर काम करना है हमें, कि वो 9 मिनट जो हैं, जो हम ट्रेनिंग करें जिस चीज़ के लिए, वो 9 मिनट, और मतलब वो वहाँ पे हम कैसे अपने आप को दिखाएंगे वो मैटर करता है। ट्रेनिंग सब बहुत अच्छी करते हैं सर, सारे करते हैं, लेकिन जो जहाँ पे रियल गेम दिखाना होता है वहाँ पे हमारा माइंडसेट क्या है, तो उसके लिए काम करना पड़ा, और वो अभी काफ़ी काम आ रहा है सर मेरे को कि हाँ बिल्कुल, कि अपने ऊपर रहो और अपने बस खुद के ऊपर ध्यान दो और अपना जो गेम है बस वो खेलो, बाकी रिजल्ट कुछ भी हो सकता है सर, कोई भरोसा नहीं होता रिजल्ट का। बिल्कुल, अपना 100% दीजिए, और वो जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं उस भट्टी का काम करता है जिसमें सोना तपकर जो है पूरा वास्तव में सोना बनता है। लेकिन मैं जो थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ जो है योगी भाई, कि पिछले कुछ वक्त में जो एक ऊंचाइयाँ हमारे कुश्ती ने खास तौर पर छुई थी, उसमें एक रुकावट सी नजर आती है, एक जो हमारे प्लेयर्स को और आगे बढ़कर उन मेडल्स को अपना नाम किया जाना चाहिए, उसमें कहीं आपको लगता है कि कहाँ हम लूज कर रहे हैं, कहाँ हम जो है उस गैप में आ रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, कुश्ती की बात नहीं है, और कुश्ती में अब रुकावट बिल्कुल नहीं, लगातार 5 ओलंपिक में कुश्ती से मेडल हमें मिले हैं जी। आप ओवरऑल हर खेल की बात करोगे तो उस बुलंदी तक, उस ऊंचाइयों तक हम नहीं पहुंच पाए जिस तरीके से पहुंचना चाहिए। सरकार काफ़ी खेलों पे काफ़ी पैसा खर्च करती है, पर मेरा मानना अगर खेलों को और ऊंचाई तक हमें पहुंचना है तो कॉर्पोरेट जगत को भी आगे आना चाहिए और खेलों में मदद करनी चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो खेलों में लगाते हैं, और मेरा मानना है कि जो
अपनी पर्सनल अकेडमी चलाते हैं तो उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो खेलों पे काफ़ी ध्यान देती हैं, जैसे मैं अकेडमी चलाता हूँ, हमारे साथ है M3ML के बच्चों को, गरीब बच्चों को उनको प्रोत्साहित करती है और यही चाहते हैं कि भाई हम ओलंपिक मेडल कैसे थे, OGQ है जैसे वो आई है, सरकार जिस तरीके से खेलों में मदद करती है खिलाड़ियों की और टॉप स्कीम के आधार पे जो बच्चे अच्छे होते हैं कि ओलंपिक मेडल कैसे जीत सकते हैं, ऐसे ही हमें सबको मिलकर एक टीम के तरीके से काम करना होगा, तभी हम मेडल जीत सकते हैं। और खेलों में अच्छा हुआ है पर मेडल उतने हम नहीं जीत सकते पाए हैं अभी तक जितने में जीतने चाहिए। टोक्यो में 7 मेडल थे, अभी पेरिस में 6 मेडल हैं, पर हमारा मानना है कि अगर 2036 ओलंपिक का अगर हम करवाते हैं, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2036 ओलंपिक हिंदुस्तान में हो, तो जब हम 10-15 मेडल नहीं हमारे पास दुनिया के जो पहले 3-4-5 देश हैं खेलों में उस मेडल ले पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तभी अच्छा होगा, तब सभी मिल के आगे आएँ और जितने भी कॉर्पोरेट जगत के हैं वो पर्सनल अकेडमी जो चलाते हैं, जो प्राइवेट अकेडमी बोल सकते हैं, उनको मदद करें और उन पे पूरा फोकस करें। वैसे तो क्योंकि मुझे सेशन को एंड भी करना है इसका, और आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से अपने पूरे करियर के बारे में भी और आगे आने वाले जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी कहा है। खेल का पूरा सेशन था, लेकिन एक पॉलिटिक्स का सवाल भी आपसे पूछ लूँ सर, आसान क्या है, ये खेल आसान है या राजनीति ज़्यादा आसान है? देखिए, जिंदगी मुश्किल है, खेल और राजनीति की बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे आए हैं तो एक संघर्ष करना होगा हमें, पर मेरे लिए हमेशा पहला मेरा खेल रहा है। खेल की वजह से आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया है और खेल की वजह से मैं राजनीति में आया हूँ। और आज मैं अकेडमी भी चलाता हूँ क्योंकि जिसके बिना मेरा मन नहीं लगता। लगभग 100 के लगभग बच्चे हैं और हमने एक विश्व स्तरीय अपनी अकेडमी बनाई है, जिससे हम चाहते हैं कि ओलंपिक चैंपियन हमारी अकेडमी से निकले। राजनीति एक अलग चीज़ है, खेल अपना अलग चीज़ है। खेल हमें खुशी देता है, राजनीति अगर हम कुछ करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं। खेलों में कुश्ती में देश के लिए मेडल जीता, पर हम चाहते हैं कि राजनीति में आगे और खेलों में और हमारे जो खिलाड़ी उनको कैसे अच्छा हो सकता है, उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो राजनीति के पूरे समाज के लिए कुछ अच्छा करने का एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो मेरे लिए वैसे तो दोनों ही मुश्किल हैं, खेल भी बहुत और राजनीति भी, क्योंकि खेल ने भी जितने मेडल दिए, इंजरियाँ भी काफ़ी दी, जितना भगवान ने मेरे को खेल में दिया है इतना लिया भी है। राजनीति में ये चीज़ें हैं, आपको त्याग, आपको समर्पण, आपको एक अपना पूरा उसके ऊपर फोकस करना होगा। इसलिए दोनों ही अच्छी बात है, पर आपको खुशी मिलनी चाहिए। आपको किस में खुशी मिलती है? दाव पेच दोनों में है, और जो उसमें महारत हासिल कर लेता है वही उसका चैंपियन है, और आपने कर दिखाया योगी भाई वो। बिल्कुल, देखिए दाव कुश्ती में आमने सामने लगते हैं, पर राजनीति में पीछे से दाव लगते हैं, वो बड़े दाव लगते हैं। बिल्कुल, जोरदार तालियां योगेश्वर दत्त जी और जैस्मिन लंबोरिया के लिए, और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।